गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो मेन फैक्टर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ECC इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन केमिकल एनर्जी का होता है बच्चों, और किसमें होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो फिजिक्स लैब है, हम उसमें जनरली 2 सेल यूज करते हैं। पहले सेल का नाम होता है लैप्लांसे सेल। ठीक है ना, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, लैप्लांसे सेल। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, एक कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो कैथोड की तरह बिहेव करता है, और एक हमारा इलेक्ट्रोड्स होता है बच्चों जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक Zn, जिंक इलेक्ट्रोड। ये हमारा एनोड यानी कि निगेटिव की तरह वर्क करता है। ठीक है, और इसमें फिर एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में NH4Cl प्लस वाटर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेल है किस तरीके से बनाते हैं ये हम बता देते हैं। पहला सेल हमने बताया लैप्लांसे सेल, लैप्लांसे सेल, लैप्लांसे सेल। अब बच्चों आपको केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो लैप्लांसे सेल होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है ना, वो NH4Cl प्लस वाटर। वाटर में है ना क्या मिलाते हैं? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये पोर्ट है, इसके अंदर हमने वाटर भर लिया और उसमें कुछ अमाउंट में हमने अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम 2 इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं इसमें। एक इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, दिस इज कार्बन इलेक्ट्रोड। ये हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड है और कैथोड की तरह बिहेव करता है कार्बन का इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह ये बिहेव करेगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड होता है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये निगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड एनोड। तो ये तो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड, और ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड। तो ऐसे सेल को, और बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, बाहर क्या होता है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा है? लैप्लांसे सेल। तो जब हम इसके वोल्टेज मेजर करते हैं तो ये हमें एट अबाउट कितने वोल्टेज देता है? इसका EMF हमें मिलता है प्यारे बच्चों एट अबाउट 1.4 वोल्ट। कितने? 1.4 वोल्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही डिफाइन करेंगे आगे क्या होता है। तो ये कहलाता है लैप्लांसे सेल। डैनियल सेल की अगर बात करें तो डैनियल सेल में
हम जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, और एक जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ओके, तो डैनियल सेल डैनियल सेल में बच्चों ये कॉपर वेसल होता है, Cu वेसल, और ये कैथोड की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव की तरह। ओके, अब इसमें कुछ क्रिस्टल हम लेते हैं CuSO4 के, इसमें कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं, किसके, CuSO4 के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, अब इसके ऊपर एक वाटर से फिल करके ना, वाटर से, इसको बोलते हैं पोरस पोर। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है बच्चों, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट इसमें वाटर प्लस 1 से 3 ड्रॉप 1 to 3 drops of dilute H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, है ना, वो डिप कर देते हैं इसमें, दैट इज द जिंक इलेक्ट्रोड। और ये जिंक इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ होता है प्यारे बच्चों, एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ होता है, उससे हम इसको अटैच कर देते हैं, यानी कि एक वायर जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने फर्स्ट सेल में दिखाया। फिर अगर हम वोल्टमीटर से मेजर करें वोल्टेज, तो इसके ईएमएफ हमें मिलते हैं प्यारे बच्चों 1.07 वोल्ट, यानी कि अप्रॉक्स 1.1 वोल्ट। ये हमारा होता है डैनियल सेल। तो ये हम लैब में यूज करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, है ना। तो दो सेल ये पॉपुलर होते हैं। अब बात आती है इनका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरीके से बनाते हैं। तो इनका बच्चों इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, तो ये तो हमारा बन जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये सेल जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये ईएमएफ, तो ये कहलाता है सेल, दिस इज कॉल्ड सेल। और दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो वायर अटैच किया है आपने बाहर, है ना, उसका रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग जो वायर है ना, ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हमने केमिकल सेल के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर ई मींस क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज होते हैं सेल के, और आर क्या है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, तो प्यारे बच्चों, अभी जैसा देखा आपने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस और माइनस टर्मिनल से ये
है ना, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो इट इज द टीपीडी, शॉर्ट फॉर्म है टीपीडी, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट। अगर सेल ओपन सर्किट है यानी कि सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तब पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो एक डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a cell when it is an open circuit. ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मीन्स क्या है बच्चों, दैट इज नो करंट, नो करंट, no current is drawn from a cell, from a cell, सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा across the terminal that is called EMF of a cell। या दूसरी डेफिनेशन प्यारे बच्चों और देते हैं कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे होल सर्किट में मूव करा दे, ठीक है, तो जो वर्क डन करना पड़ता है हमें, वो वर्क डन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेकंड डेफिनेशन, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, unit positive charge in all circuit, all circuit, all circuit means क्या है, all circuit means internal part और internal plus external part में, internal plus external, ठीक है, यानी कि EMF हम कह सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज, जूल पर कूलम, दैट इज कॉल्ड वॉट, वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी। बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड्स करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक property of a cell which depends on first material of electrodes, इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल के बने हुए हैं, सेकंड, एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी है, ठीक है, दो बातों पे। अब डिपेंड किस पे नहीं करती, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से फैक्टर है जो अफेक्टेड नहीं करते प्यारे बच्चों। तो इट इज independent of first level of electrolyte, यानी कि लेवल या अमाउंट कह सकते हैं, इस पे डिपेंड नहीं करती, लेवल कह सकते हैं या अमाउंट कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है उस बात पे डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रोलाइट, एक तो लेवल पे। दूसरी बात एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ
electrodes, area of electrodes, और third distance between the electrodes। जब सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज कराया बच्चों, तो सेपरेशन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का कितना रखा, इस बात पर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड नहीं करता। क्लियर? जब आपने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया सेल के अंदर, तो एंड distance between the electrodes and distance between the electrodes और इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है ईएमएफ ऑफ द सेल। तीन बातों पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, कि जो इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो सेपरेशन है वो कम है या ज्यादा है, इस बात पर भी ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ये क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ ए सेल, बट कब होता है ये? जब हम सेल से कोई करंट ड्रॉ कर रहे हैं। अगर सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं हम, तो तब हमारा जो टीपीडी होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल। लेकिन अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम किसी सेल से, यानी कि सेल क्लोज सर्किट है, सेल क्या है? क्लोज सर्किट है, तब हम कहेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इट इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल when current is drawn from the cell, that is cell is in closed circuit। ये क्या है? क्लोज सर्किट है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं इट इज एक्सटर्नल वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्लो द यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द सर्किट। या दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं प्यारे बच्चों? इट इज एन एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, it is an external work done to flow a unit positive charge through the circuit, ओके। तो ये अब बात आती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, ये उन फैक्टर पर भी डिपेंड्स करता है जिन पर ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड्स करता है, और उन फैक्टर पर भी डिपेंड्स करता है जिन पर ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड नहीं करता। आई रिपीट अगेन प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस उन फैक्टर पर भी डिपेंड करता है जिन पर ईएमएफ डिपेंड करता है, और उन फैक्टर पर भी डिपेंड करता है जिन पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने सभी फैक्टर्स आपको बता दिए कि ईएमएफ ऑफ ए सेल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और किन फैक्टर पर डिपेंड
नहीं करता। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है it depends on those factors on which EMF of a cell depends, and also on those factors on which EMF of a cell does not depends. Okay, does not depends. क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द EMF ऑफ ए सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको पूरा बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। ओके, क्लियर? तो ये चीज नोट कर लेना अच्छी तरीके से फेयर कॉपी में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस का एक अपोजिशन होता है, किसका? टू फ्लो ऑफ करंट के फ्लो होने का जो अपोज करता है। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ से ऑफर होता है? इलेक्ट्रोलाइट से। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट से ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। ठीक है ना? तो ये क्या है प्यारे बच्चों, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एन अपोजिशन offered by electrolyte to flow of current through it, through it। अब बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स affecting the internal resistance of a cell तो प्यारे बच्चों, एक इजी सी मैट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपको मेमोराइज रखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल प्रोपोर्शनल होता है ना, CID। क्या याद कर रखेंगे? CID अपॉन AT। ये याद रख लेना है आपको, प्रोपोर्शनल टू CID अपॉन AT। तो CID अपॉन AT का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, I का मतलब करंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जितनी ज्यादा होगी, है ना,
उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरी बात करंट, अगर सेल से हम करंट कम ड्रॉ कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कम है, और अगर करंट ज्यादा ले रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात डी, डी मींस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और अगर कम रख दे तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर इंक्रीज करा दे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, है ना, इलेक्ट्रोड्स के एरिया पर जो उसके अंदर इमर्ज किया गया है, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने पीछे डिस्कस कर ही दिया था, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो CID/AT के नाम से इसीलिए आप सभी फैक्टर्स लर्न कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो R डिपेंड करता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड किस पे डिपेंड करता है? करंट, जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल। ओके। थर्ड, R proportional to D, D means distance between the electrodes। और फोर्थ पॉइंट है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। A means एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कि कितना पार्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, ठीक है ना, उसके एरिया पर। फिफ्थ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं, और भी बच्चों फैक्टर्स होते हैं काफी, ठीक है। पोलराइजेशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर बात करें तो R प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा, है ना, प्रोड्यूस हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तब भी हमारा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो सो मैनी फैक्टर्स, बट मैंने बताई एक, है ना, ट्रिक बता दी आपको कि CID/AT। ओके। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Relation between E, V and R। तो अब रिलेशन के लिए बच्चों हमें एक सर्किट डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम कोई भी रिलेशन प्रूफ करते हैं, ठीक है, कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो उसके लिए आपका डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने केमिकल जो सेल थे उसके इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था, उस सर्किट को हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? V, ये, और ये बच्चों सेल का नोटेशन होता है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और EMF है E। ओके।
तो यहाँ पर ये सर्किट है। अब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये एंड, अगर हम बात ए एंड की करें बच्चों, तो ए एंड ये वाला ए लाइट कर लेते हैं, ए एंड है सपोज, और ये कौन सा एंड है, ये बी एंड। तो करंट हमेशा, और ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो इस तरफ होगा, प्लस से किसकी तरफ, माइनस। ठीक है, तो यानी कि हम देखें तो करंट एंटर करता हुआ दिखाई देता है निगेटिव टर्मिनल में, और बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। सेल के किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो करंट किस में एंटर कर रहा है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल में, और बाहर निकल रहा है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब इनमें V में, E में और R में एक हमें रिलेशन निकालना है। तो एक रिलेशन तो हम इजीली बता सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं आप इस सर्किट के ऊपर। कई इसके आगे भी जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ाऊंगा तब इस सर्किट का जब एनालाइज करेंगे तो और भी इसी मेथड आ जाएगा बच्चों। अभी हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करते हैं। तो करंट इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन सर्किट आई, नेट ईएमएफ, जो भी नेट ईएमएफ है वो लिख लेते हैं हम, है ना। ओम्स लॉ लगा दिया हमने। करंट क्या होते हैं, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, करंट। देखो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट है, आई करंट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कितना करंट है बच्चों, आई है। तो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में है। सीरीज में मैंने बताया था क्या होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो ये करंट हमें, जो करंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, I इक्वल टू नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ E है, और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R को एक्सटर्नल, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये मिलेगा हमें I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू E। अब I इंटू R, अगर I की और V की प्रोडक्ट हम देखें प्यारे बच्चों, तो हम I इंटू R इक्वल टू कैपिटल V। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैपिटल V प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू E। तो ये यहाँ पर हमें I इंटू R की वैल्यू मिलेगी E माइनस V, V को इस तरफ ट्रांसफर करें। अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकाले तो R इक्वल टू E माइनस V अपॉन कितना मिला बताओ, डिवाइड में पहुंच जाएगा, है ना, I करंट। फिर अगेन ये फॉर्मूला लगा दे, एज हमें पता है E माइनस V एज I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो ये अप्लाई कर दिया फिर अगेन हमने, है ना। तो यहाँ से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, R तो ऊपर पहुंच जाएगा, E अपॉन V कर लेंगे, E अपॉन V अपॉन V करेंगे तो ये बना जाएगा इनटू R। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो प्यारे बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है, राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो R इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R, इस फॉर्मूले को लर्न करना है। ओके, जो रिजल्ट निकल गया हमारा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है हमें, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें V इक्वल टू E माइनस आई आर, एक फॉर्मूला ये V इक्वल टू
ई माइनस आई आर, और हमारा आर का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। क्लियर? अब ये जो सर्किट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये डिस्चार्जिंग कैसे या चार्जिंग कैसे, बताइए। हम सेल को यूज में ले रहे हैं या यूज में नहीं ले रहे हैं? तो हम तो सेल्स को यूज में ले रहे हैं, सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग केस। कौन सा? डिस्चार्जिंग द सेल। यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग द सेल। सेल यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। तो जब डिस्चार्जिंग होता है सेल, तो करंट निगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता दिखाई देता है। लेकिन जब हम चार्जिंग करते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, है ना, जब डिस्चार्ज हो जाता है, जब हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग केस। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है लगातार, बट डिस्चार्ज होने के बाद हमें चार्ज करना पड़ता है फिर वो। तो जब आप चार्ज करते हैं मोबाइल को, तो करंट प्यारे बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है और निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स। कैसी हो जाती है? रिवर्स। तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है डिस्चार्जिंग केस में, तो डिस्चार्जिंग केस में ये फॉर्मूला आपको देना है, डिस्चार्जिंग द सेल। यहाँ पर सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग। बट अगर चार्जिंग द सेल पूछे, तो ये नोट रख लेना है आपका, फॉर चार्जिंग द सेल। अगर सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या देंगे? जस्ट रिवर्स कर देंगे करंट की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर V इक्वल टू हमें मिलेगा E प्लस आई आर। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ओके, ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है कब? फॉर डिस्चार्जिंग द, फॉर चार्जिंग द सेल। डिस्चार्जिंग में V इक्वल टू E माइनस आई आर, यानी कि डिस्चार्जिंग केस में हमें जो वोल्टेज मिलते हैं वो कम मिलते हैं ईएमएफ से, ये है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर वोल्टेज हमें ज्यादा मिल जाते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल से। क्लियर है ना? तो ये चीज होती है। अब कुछ बच्चों स्पेशल पॉइंट्स है इसके अंदर, वो समझ लेते हैं। ओके, क्लियर? अब स्पेशल पॉइंट्स, देखो प्यारे बच्चों, स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले अगर ओपन सर्किट की बात की जाए, ठीक है ना, फॉर ओपन सर्किट, ओपन अगर सर्किट है प्यारे बच्चों, तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने की वजह से करंट हमारा मिलता है I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, यानी कि E अपॉन इन्फिनिटी प्लस R, इन्फिनिटी मिल जाता है, तो करंट की वैल्यू मिल जाती है 0। तो यू हैव कीप इन योर माइंड दैट करंट बिकम्स 0 फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट अगर की को हम क्या कर दे? ओपन कर दिया जाए, ठीक है ना, स्विच को क्या कर दिया जाए? ओपन रख दिया जाए, तो हमारा करंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ओपन सर्किट के लिए आप ध्यान रखें, करंट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ये सिचुएशन, यानी कि अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और यहाँ पर ये ओपन की हमने की, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन की। ये क्या है? ओपन की, ओपन की। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। करंट की वैल्यू क्या है बच्चों? 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्पेशल पॉइंट्स है हमारे पास, दूसरा फॉर शॉर्ट सर्किट, फॉर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट के लिए प्यारे बच्चों, जब भी हमें शॉर्ट सर्किट करना हो,
तो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक मोटे तार से जोड़ देते हैं। क्या? सेल के टर्मिनल को हम ई आर एक मोटे तार से, इससे एक मोटे तार से अटैच कर देते। अब मोटे तार से अटैच करने का करते ही ये क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किटिंग। क्यों? क्योंकि जो मोटा तार है बच्चों, ठीक है, थिक वायर, जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जीरो होने से करंट, है ना, इंक्रीज होगा, हैवीली इंक्रीज होगा बच्चों, हैवीली इंक्रीज होगा। शॉर्ट सर्किट केस में करंट क्या होता है? हैवीली इंक्रीज होता है। आप देख सकते हो I = E अपॉन R प्लस R है, तो इसको आप जीरो कर देंगे, तो जीरो करेंगे तो ये आपकी वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? E अपॉन R इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखें, E अपॉन R इंक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स हमें मिल जाता है प्यारे बच्चों कि फोर्स शॉर्ट सर्किटिंग, है ना, during a short circuit, during a short circuit current increases heavily, करंट तेजी से बढ़ जाता है। करंट increases heavily in the circuit, है ना, in the सर्किट में तेजी से बढ़ता है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? अगर हम बात करें पावर इन द सर्किट की, पावर इन सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। 10th क्लास में इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा होगा आपने, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आगे मैं भी डिस्कस करूंगा पावर का फॉर्मूला, अभी आप ध्यान रखो आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई कितना था? E अपॉन आर प्लस आर, तो यहाँ E स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो अगर पावर को हमें मैक्सिमम करना है, यानी कि पावर जो ट्रांसफर करनी है, ठीक है, टू द लोड रेजिस्टेंस, पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन internal resistance of the cell is equal to the external resistance of the circuit, ठीक है ना। तो आपका P पावर इज मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम व्हेन जितना भी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, वो किसके इक्वल पुट कर देना है प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो ये कॉम्पिटिटिव में तो बहुत बार पूछे जाते हैं इस पे बेस क्वेश्चन। तो यहाँ पे P मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मींस क्या हुआ कि P मैक्सिमम कितना मिल गया? यहाँ से देखें तो कैपिटल R की जगह R पुट कर देंगे तो यहाँ 2R का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्मॉल r कट जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें E स्क्वायर अपॉन कितना? 4R। ये मैक्सिमम हमें क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी सर्किट। तो maximum power will be transferred to the load when external resistance is equal to the internal resistance of the cell. This theorem is also known as maximum power transfer theorem. इस थ्योरम को बच्चों हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस थ्योरम का यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड, है ना, इफ कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन is a cell of
ईएमएफ 8 वोल्ट, 8 वोल्ट ईएमएफ है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम is charged by a DC voltage battery of watt 120 watt. Okay, 120 watt. For this purpose, हमें इसको चार्ज करने के लिए, सेल को चार्ज करने के लिए किस बैटरी से, एक डीसी बैटरी है हमारे पास जिसका वोल्टेज कितना है, 120 है, 120 वोल्ट है। उसके लिए फॉर दिस पर्पज वी नीड ए सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 ओम। अब बच्चों पूछा गया है व्हाट इज द चार्जिंग करंट, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट। एक तो चार्जिंग करंट पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, V पूछा गया है ना, V की वैल्यू पूछी गई है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, व्हाट इज द नीड ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस की नीड क्यों होती है, क्यों लगाना पड़ता है हमें सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस, है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात बतानी है। और सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखो, एक तो सेल है हमारे पास कितने वोल्ट का, 8 वोल्ट का, और चार्जिंग हम किससे कर रहे हैं, 120 वोल्ट डीसी बैटरी से। तो हमेशा अगर एक से ज्यादा बैटरी या सेल है किसी सर्किट में, तो पहले आपको ये चेक करना है किसकी वोल्टेज ज्यादा है। तो करंट का जो फ्लो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जिसकी वोल्टेज ज्यादा है। और करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये जो करंट फ्लो होगा यहाँ पर, ठीक है, तो किस बैटरी से करंट फ्लो होगा, है ना, किससे, 120 वोल्ट के। तो करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर करंट निकाले हमारे पास, करंट निकालने के यहाँ पर कई मेथड हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज में अटैच है, तो सबसे इजीली अगर हम बात करें, ठीक है, अगर करंट हम देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल में, ठीक है ना, मैंने क्या बताया, जब चार्जिंग केस होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है, मैंने बताया था तुम्हें, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा चार्जिंग केस में, चार्जिंग कर रहे हम, और नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, यानी कि ये फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पे, ऐसे करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर आप दो मेथड में बताता हूँ इस सर्किट को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट, करंट I इक्वल टू, देखो यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये 120 नेट ईएमएफ देखेंगे आप, वही फॉर्मूला, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना, 120 माइनस 8, 120 माइनस 8, ओके। टोटल रेजिस्टेंस कितना बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 15.5, तो ये कितना आ जाएगा, 112 अपॉन कितना हो जाएगा, 16। इसको आप रेड्यूस कर दो, है ना, तो रेड्यूस कर सकते हैं, तो कितनी बार रेड्यूस, 4 से कर दो, है ना, 4 2 जा 8, ठीक है, 3 4 8 जा, ठीक है ना, 32, है ना, 4 7 जा, तो 4 7 जा कितना, 7 एम्पियर करंट मिल जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट मेथड का, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड की बात करते हैं, सेकंड मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है ना, आगे ये डिटेल में डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले करंट का फ्लो कराएंगे, करंट का फ्लो कराएंगे, है ना, ये बड़ी वोल्टेज की बैटरी है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो हो गया।
ओके, अब किसी भी यहाँ पर देखो ये नोड है, ये यहाँ पर क्या है, नोड है, नोड का मतलब पॉइंट मार्क कर लो। ये एक क्लोज लूप बना हुआ है बच्चों, कैसा लूप बना हुआ है, क्लोज लूप बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्लोज लूप में आप ए से स्टार्ट करो, मान लिया ये यहाँ पे ए पॉइंट है, ये सपोज ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से आप स्टार्ट करो। तो स्टार्ट जैसे करेंगे हम, सेकंड मेथड है कि हमें क्या करना है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ चेंज सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करना है, ठीक है। ये अलजेब्रिक सम लेना है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आ रहा है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, जो भी साइन हमें पहले मिले, करंट की ये डायरेक्शन है तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। करंट 15.5 में क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। हमेशा रेजिस्टेंस में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट यहाँ पर हमें करंट निकालना है, करंट कितना है हमारा, करंट है आई, ठीक है, ये करंट आई है, ये करंट आई है, ठीक है। यहाँ भी करंट कितना है, यहाँ भी करंट कितना है, बोलो आई है। तो यहाँ वोल्टेज कितने मिलेंगे, 15.5 इंटू आई, यहाँ कितने मिलेंगे 0.5 इंटू आई, यहाँ 8 मिले और यहाँ कितने मिले 120 माइनस के। तो देखो ए से चलेंगे हम, क्या ए से चलेंगे और घूम के ए पर ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ए से स्टार्ट किया, चाहे क्लॉकवाइज घूमो आप, चाहे एंटी क्लॉक आपका क्लॉकवाइज घूमे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो यहाँ से ए से चले, पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचे तो पहले टर्मिनल का साइन ले लो +8, प्लस का 8 वोल्ट हो गया, फिर यहाँ प्लस, फिर प्लस आ गया 0.5 मल्टीप्लाई करंट, वोल्टेज कब बनेंगे, किससे बनेंगे वोल्टेज, रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करंट से करेंगे। फिर यहाँ पर ये भी प्लस आया तो 15.5 मल्टीप्लाई आई, क्लियर। फिर यहाँ पर हमारी डायरेक्शन ये है चलने की, है ना, हम चल रहे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या मिला, नेगेटिव साइन, तो 120 नेगेटिव माइनस का 120। अब फिर अगेन हम ए कर लोगे, इक्वल टू हम 0, जहां से चले थे पूरे लूप में घूमे और आ गए, है ना, इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो 8 प्लस का और 120 माइनस के, तो माइनस के मिले 112, ओके, 0.5 15.5, तो ये हो जाएंगे कितने 16 इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू कितनी मिल जाती है 112 अपॉन कितना 16 7 जा, जैसा कि निकाल चुके ऊपर 7 जा 112 m, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हमें v पोटेंशियल डिफरेंस v निकालना है प्यारे बच्चों। तो v निकालने का तरीका क्या बताया था, सेकंड पार्ट, v इक्वल टू चार्जिंग केस में किसके इक्वल टू होता है v इक्वल टू e प्लस आई आर, v इक्वल टू e प्लस आई आर। तो EMF सेल का कितना है 8 है, I करंट कितना निकला 7, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो ये 8 प्लस 3.5 11.5, दिस इज द फाइनल आंसर। या आप अगर आपको V निकालना है तो A से B तक, या और दूसरा तरीका VA से A से स्टार्ट करें, A इक्वल टू VA माइनस VB, V और A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो VA माइनस VB कितना आएगा, कितने वोल्टेज है, सबका सम कर लो, अलजेब्रिक सम +8 और फिर प्लस का 0.5 मल्टीप्लाई करंट, तो 8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7 सेम आ जाएगा, इतने क्या आ जाएगा, ये वोल्ट, इतने वोल्ट आ जाएगा। आंसर किस में देंगे, वोल्ट में देंगे, आंसर किस में देंगे, वोल्ट में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब लास्ट बात कहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, हमें क्यों जरूरत होती है कि हम सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ते थे चार्जिंग करने के लिए, तो ये इट इज यूज्ड टू लिमिट द चार्जिंग करंट। क्या फिर नोट करो कॉपी में, हमारा इसका नीड क्यों पड़ती है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू लिमिट द
चार्जिंग करंट है ना, चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम इसका प्रयोग